नमस्कार छात्रों, आज हम आपको कक्षा 10 का लेसन नंबर 1 वास्तविक संख्या का बेसिक कंसेप्ट समझा रहे हैं। आज केवल आपको संख्या पद्धति के बारे में समझाऊंगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चैप्टर का सॉल्यूशन और एल्गोरिथम्स, प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स में क्या अंतर है इसके बारे में समझाऊंगा और एक्सरसाइज के प्रश्नों का हल करेंगे। संख्या पद्धति में देखिए, कुछ संख्या इस प्रकार होती है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जैव संख्या एक या धन पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या के नाम से जानी जाती हैं। ये एक से शुरू होती है और अनंत तक होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1000 10,000 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकती हैं अनंत तक। इसकी अंत वाली सीमा यानी सबसे बड़ी संख्या के बारे में हम पता नहीं कर सकते, वो अपरिभाषित है। लेकिन सबसे छोटी संख्या का हमें पता है, 1 होती है। इसमें प्रत्येक उत्तरवर्ती संख्या में 1 जोड़ करके उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। पूर्ववर्ती संख्या के लिए 1 घटा करके हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, जैसे 2 का पूर्ववर्ती 1, 3 का पूर्ववर्ती 1, 2, 4 का पूर्ववर्ती 3, इस प्रकार से। लेकिन इसमें हमें प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 में से हम 1 कम करेंगे तो बेटे 0 आएगा। जब 0 आएगा तो 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या में जाती है। तो केवल हम एक ऐसी संख्या है जिसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या में नहीं मिलता। उत्तरवर्ती सभी संख्याओं का अवश्य होता है। नेक्स्ट, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक संख्याएं जो 0 से छोटी होती है, 0 से छोटी सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब पूरी हो, दशमलव में ना हो, भिन्नों में ना हो, इस तरह से वे पूर्णांक ऋण पूर्णांक संख्या है। जैसे सबसे छोटी संख्या अपरिभाषित होती है, लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, -3, -5, -4, -3, -2, -1, ये आपकी ऋण पूर्णांक संख्या है। संख्याओं में जो संख्या सीधे हाथ पर दाईं ओर होती है वह संख्या बड़ी होती है, जो संख्या बाईं ओर होती है वह संख्या छोटी होती है। अब देखिए, जैसे -1 और -2, आपको दिख रहा होगा कि 2 बड़ा है और 1 छोटा है, लेकिन जब ऋणात्मक चिन्ह लग गया तो इसमें क्या हुआ, जिसका परिमाण ऋणात्मक में छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है, और जिसका ऋणात्मक पूर्णांक में परिमाण बड़ा होता है वह संख्या छोटी होती है। तो इसमें -1 क्या है, बड़ा है, इससे -2 से -2 बड़ा हो जाएगा, -3 से। ऐसी यदि -99 और -100, तो -99 दाईं ओर आएगा और ऋणात्मक में -100 बाईं ओर, तो -99 हमारा बड़ी संख्या होगी और -100 हमारी छोटी संख्या होगी। ऋणात्मक चिन्ह अगर दोनों संख्याओं से पहले लग रहा है तो वे हमेशा बड़ी परिमाण वाली संख्या छोटी और छोटे परिमाण वाली संख्या बड़ी होती है। जैसे सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या -2 अपरिभाषित, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 होता है। ऋण पूर्णांकों के उत्तरवर्ती इसमें भी बढ़ सकते हो, -1 का कोई उत्तरवर्ती नहीं होता, क्योंकि -1 में जब +1 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 0 ऋण पूर्णांक नहीं होता। बाकी -1 को छोड़ करके शेष सभी संख्याओं के उत्तरवर्ती होते हैं और पूर्ववर्ती भी सभी के होते हैं। पूर्ववर्ती सभी संख्याओं का मिलेगा, -1 का पूर्ववर्ती, -1 में से जब 1 घटाओगे तो -2, -2 में से 1 घटाओगे -3, इस तरह से पूर्ववर्ती सब के होंगे। लेकिन उत्तरवर्ती सभी के होते हैं, केवल और केवल -1 का उत्तरवर्ती नहीं मिलेगा। उत्तरवर्ती के लिए हम 1 जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती संख्या पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम 1 घटाते हैं। तो -1 में जब 1 जोड़ेंगे 0 आएगा, और 0 हमारी ऋण पूर्णांक नहीं होता, इसलिए -1 का उत्तरवर्ती प्राप्त नहीं होगा। ऋण पूर्णांकों में जो संख्या परिमाण में बड़ी होती हैं वह संख्या परिमाण में छोटे ऋण पूर्णांक से छोटी होती है। जैसे उदाहरण दे दिया मैंने, एक -100 है, -3 लग रहा है, ऋण पूर्णांक -100 है, और एक ऋण पूर्णांक -3 है। तो बेटे परिमाण जो यहाँ कम है वो 3 का है। 3 छोटी संख्या होती है परिमाण में और 100 बड़ी, लेकिन माइनस है दोनों से पहले, तो -3 हमारी ऋण पूर्णांक के अनुसार क्या होगी, बड़ी होगी, और -100 आपका छोटी होगी। देखिए धनात्मक होती
अगर धनात्मक होती तो क्या होता, फिर 100 बड़ा हो जाता, 3 छोटा। लेकिन जीरो सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा जरूर होता। जीरो अगर आ जाए तो सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। जैसे -50 और -51, परिमाण किसका कम, दोनों माइनस के हैं, ऋण पूर्णांक है। परिमाण किसका कम है, 50 का। तो 50 हमारे बड़ी संख्या है और 51 हमारी छोटी संख्या, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में हमारे सारे ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक और जीरो भी शामिल हो जाती है। ये हमारे ऋण पूर्णांक है। इसमें सबसे छोटी संख्या परिभाषित होती है, सबसे बड़ी संख्या परिभाषित होती है, लेकिन इसमें पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती सभी संख्याओं के निकल जाते हैं। परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम अंश पी मान लिया, जैसे हम समझाऊंगा, पी नाम दूंगा, कुछ भी नाम दे सकते हो, अंश व हर के रूप में लिखा जा सके, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। पी बटे क्यों, यानी पी भी पूर्णांक है। पूर्णांक बेटा भी समझाए, ये वाले चलेंगे, यानी अंश हर में कुछ भी हो सकता है, केवल और केवल जीरो हर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से भाग देने पर क्या होगा, वो अनंत उत्तर आएगा। तो अनंत हमारी अपरिभाषित संख्या होती है। ठीक है, तो पी और क्यू दोनों पूर्णांक आपके ये हैं सब, पी और क्यू हमारी पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक जीरो भी है, लेकिन जीरो अंश में तो आ सकता है, लेकिन हर में जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या को जब भाग करेंगे तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त होगा, अनंत। और अनंत हमारी अपरिभाषित संख्या होती है। कुछ प्रत्येक पूर्णांक हमारा एक परिमेय संख्या है। जैसे ये सब क्या लिखे मैंने, पूर्णांक लिखे, लेकिन सभी के नीचे, जिसके नीचे कोई हर नहीं होता। बेटे आपने पढ़ लिया होगा, कक्षा 4, 5, 6 से पढ़ते आ रहे हो कि किसका कोई हर नहीं होता, उसका एक हर होता है। तो सबके नीचे अगर एक हर लिख दिया तो अंश भी सबके बन गए और हर सबका एक हो गया। तो ये क्या संख्या होगी, सब पूर्णांक क्या हो गए, परिमेय। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या अवश्य होता है। नंबर दो क्या है, नंबर 2 है शेष शांत। प्रत्येक शांत संख्या, प्रत्येक शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव उसे कहते हैं बेटे, जब हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो अगर उसका भाग करने पर शेषफल 0 हो जाता तो जो उसका उत्तर दशमलव में आएगा वह शांत दशमलव कहलाएगा। जैसे कि 3/4 लिया, 3 को हमने 4 से भाग करा, तो 3 को 4 से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा, तो क्या उत्तर आएगा, 0.75, शेषफल 0 आएगा। तो ये शांत दशमलव, 3/4 क्या, ये भिन्न है परिमेय संख्या, और ये जो संख्या बनी 0.75 ये शांत संख्या है, शांत दशमलव। 6/5 1.2 आएगा, ये भी शांत दशमलव है। तो ये सभी संख्याएं जिस तरह की आएंगी वो आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या। अशांत आवर्ती मतलब जिसको बार बार आना, आवृत्ति का मतलब बार बार आना। अशांत मतलब जिसमें शांत ना हो, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, कभी खत्म ही ना हो। जैसे 1 को हम 3 से भाग करें तो 0.333333 आप कभी तक की भाग कर दिए वो 3 आता रहेगा, 0 नीचे से शेषफल नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और ऊपर क्या था, शांत दशमलव। ये अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या है। तो ये सब क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्या होती हैं। ऐसी यदि ये तो एक ही संख्या रिपीट हो रही है, अगर कोई 2 या 2 से अधिक अंकों का ग्रुप समूह रिपीट होता तो भी हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। जैसे 1.235 इस तरह से। तो ये क्या है, अशांत तो इसलिए है क्योंकि ये इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। ये सब क्या आता रहेगा हमारा, ये 2-3 अंक बराबर रिपीट होते रहेंगे। तो इसको हम इस बार करके लिख सकते हैं, बार का मतलब बार बार आना, 1.235 ये होगा। लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है बेटा, जो ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको दिक्कत करती है, जब भी प्रूफ का सवाल हम करेंगे तो ये नियम जरूर याद रखना। इसी नियम से हमारे परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, आगे सवाल आएंगे। परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अंश व हर में का मासा महत्तम समय पर तक 1 होना चाहिए। अर्थात अंश व हर में कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया 4/6 परिमेय संख्या है क्योंकि अंश हर में लिख रही है, लेकिन जब हम इसको सिद्ध करने के क्वेश्चन ले जाएंगे तो 4 का गुणनखंड होगा 2 × 2, जबकि 6 का गुणनखंड है 2 × 3। तो इसमें अंश में भी 2 है और हर में भी, तो अंश और हर में 2 कॉमन हो गया। और जब 2 कॉमन हो गया
तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं, तो इसलिए 4/6 को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे जब हम प्रूफ के सवाल। वैसे 4/6 आंसर में लिखी हुई है तो 4/6 हमारी परिमेय संख्या मानी जाएगी, नहीं प्रूफ में जब लिख चलेंगे तो इस कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 4/6 परिमेय संख्या। 3/5, 3/5 देखिए 3 का गुणनखंड क्या है, 1 गुणा 3 या 3 गुणा 1, और 5 के क्या हो 1 गुणा 5। तो इसका मतलब क्या, कोई संख्या कट तो नहीं, 3 और 5 में किसी से नहीं कटी, 1 से कट रही है बस। जो संख्या 1 से कटती है केवल, किसी और से कटती ही नहीं है, उनका मासा 1 होता है। अब जैसे ये 4/6 था, 4/6 किससे 2 से कट गया था, तो ये संख्या हमारा इसका मासा 1 नहीं था, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं थी। क्या ये नहीं थी सिद्ध करने के लिए, लेकिन वैसे परिमेय संख्या अंश/हर में लिख रही है। अब इसका क्या आ गया, 1 से कटी तो में से कितना होगा 1, अर्थात ये किस अभाज्य संख्या है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि इसका महत्तम समापवर्तक 1 है, या ये संख्या 1 के अलावा किसी से विभाजित अंश की संख्या विभाजित नहीं हो रही। अपरिमेय संख्या, जो संख्याएं परिमेय नहीं है न हो, वे सब संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिनका जैसे √3, √5, √7 ये सब क्या है बेटा, इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सब संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे 0.235835336 कोई भी संख्या अंक इसमें एक क्रम से रिपीट नहीं हो रहा, तो अशांत तो है। क्योंकि अशांत तो इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं ख़त्म होता नहीं, आगे डॉट डॉट लग रहा, लेकिन कोई अंक या अंकों का ग्रुप या समूह रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। नेक्स्ट, वास्तविक संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर हम बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं। संख्या रेखाओं पर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं को जैसे एक संख्या लाइन ये है, संख्या रेखा बनाई, ये 0 होता है, इधर बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्या होती हैं और दाईं ओर इसकी सारी धनात्मक संख्याओं, अंत का अपरिभाषित, ये -∞ लिख देते हैं। तो जिन संख्याओं का वर्ग, सबसे अच्छी डेफिनेशन अनंत परिमेय संख्या बहुत है, इनके बीच में 0 और -1 के बीच में अनंत संख्या होंगी, आप कितनी भी संख्या निकाल दो वो खत्म नहीं होंगी। अपरिमेय संख्याओं की कोई संख्या नहीं होती, इतनी अनंत होती हैं। जिन संख्याओं का वर्ग धनात्मक हो वे संख्याएं जनरली वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे -2 का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग करने पर प्लस आ गया, 2 का वर्ग 4, हमें तो चिन्ह देखना। तो -2 क्या रियल नंबर है, बिलोंग टू रियल नंबर, इसका मतलब यह है कि बिलोंग का चिन्ह लगा रखा, -2 एक वास्तविक संख्या है। -√3 का वर्ग करके, हमें तो चिन्ह से मतलब है, माइनस का वर्ग करा प्लस और √3 का वर्ग करा तो 3 आएगा, तो ये -√3 क्या हुई परिमेय। लेकिन अगर ये पता दिया है कि √-√3 वर्ग करने पर देखिए माइनस बाहर नहीं बैठे, यहाँ इसका प्लस नहीं होगा, ये अंडर रूट के अंदर है, लॉक हो रहा। तो ये नहीं कि आप ताला तोड़ो चोरी करो, नहीं चोरी में फंस जाओगे। तो इसका जब अंडर रूट के अंदर संख्या वर्ग हो, पहले अंडर रूट का वर्ग होगा, अंडर रूट का वर्ग होने पर अंडर रूट हट जाएगा, केवल क्या आएगा -3। तो -3 आ गया वर्ग करने पर, तो माइनस जिस संख्या अंडर रूट -3 का वर्ग करने में माइनस आया, तो ये संख्या अंडर रूट -3 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। भाज्य संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन भाज्य संख्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो। देखिए 2 गुणनखंड तो प्रत्येक के मिलेंगे, कैसे, जैसे आप एक को छोड़ के, एक का तो केवल एक ही होता, जैसे 3 है, 1 × 3 2 है, 1 × 2 4 है, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 4 से, तो इसका मतलब ये होगा 4 के 2 गुणनखंड कितने हो गए 3। जैसे कि 5 है, 1 × 5 इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे कि आपका 6 है, 1 से भी भाग होगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, कितने फैक्टर हुए इसके 4। तो ये आपकी भाज्य संख्या, ये क्या है आपकी भाज्य संख्या। तो जनरली मेरी अपनी परिभाषा है कि जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे कि 1 बेटे अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 2 होती है। क्या परिभाषा बता रहा हूँ मैं, कि जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, एक हो और एक खुद अपने आप में हो। अब एक का तो एक ही
गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई हमारी? 2। फिर 2 के 2 गुणनखंड हो गए, 1 कर दो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होगी 2। और सबसे बड़ी संख्या पर भी पता नहीं कुछ भी हो सकती है। तो ये आपकी जैसे ये है 4 मैंने दिया, गुणनखंड हो गए, 1 से भाग हो जाता है, 2 से, 3 से, तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? 3। तो ये आपके क्या है? ये क्या है आपकी? अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें 6 कितने फैक्टर दिखा रखे हैं हमने? 4 1 से भाग हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 6 से भी हो रहा है 6 में। तो ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ये एग्जाम्पल दिए मैंने। तो यहाँ इसके जब 12 में किस 6 संख्याओं से भाग हो जाएगा, तो 12 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। भाज्य संख्या क्या हुई हमारी? 4। अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वे हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 1 का 1 गुणनखंड है बेटा, एक ही लिखोगे ना? हाँ, तो ये क्या हुआ? ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 2 1 और 2 ही गुणनखंड है। 1 है, अरे 2 है। 3 के 1 और 3 है, ये अभाज्य है। 5 के 1 और 5 है। 7 के 1 और 7 2 ही गुणनखंड है। 9 को मत लिख देना सर, जितनी विषम संख्या नहीं वे सब आपकी नहीं। देखिए 9 में 1 से भाग होगा, 3 से भी होगा, और 9 से 3 हो गए गुणनखंड। जब 3 गुणनखंड होंगे तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी देखिए 1 के 1 गुणनखंड हो तो ये अभाज्य संख्या नहीं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई हमारी? 2 है, क्योंकि सबसे पहले प्राकृत संख्या में कौन सा गुणनखंड आता है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं? वो 2 होता है। तो ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। नेक्स्ट, सम और विषम संख्या। सम संख्या जिन संख्याओं को 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए वे संख्या सम संख्या होती हैं। जैसे जिनके इकाई का अंक 2 हो, जैसे ये आपके उदाहरण है सम संख्याओं के। संख्या ये नोट या कक्षा 6 में और 5 4 में पढ़ा। संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, उन सब संख्याओं को अगर 2 से भाग दो शेषफल 0 आएगा। तो ये सब संख्याएँ कैसी हो जाएंगी? सम संख्याएँ होती हैं। विषम संख्याएँ वे होती हैं जिनमें 2 से भाग करने पर शेषफल 1 आ जाए। जो संख्याएँ 2 से विभाजित ना हो, अर्थात 2 से भाग करने पर सदैव शेषफल 1 के 2 से भाग कर देते हैं सम और विषम को, तो ये हमारी क्या है? विषम संख्या। इन सब में जब 2 से भाग करो शेषफल आपका 0 आएगा। अगर दशमलव में लगा चलाते हो तो बेटा शेषफल 0। हमें दशमलव में भाग नहीं चलाना सम और विषम संख्या में, केवल 2 से भाग करना है। अगर शेषफल 0 तो सम संख्या और शेषफल 1 तो विषम संख्या। अब आगे इसके बाद की वीडियो में हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में समझाएंगे, उस पर सवाल कराएंगे। अब मेरी वीडियो मैं आपको बोर्ड पर समझाया करूँगा, उसको आप देखा करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो करे तो बेटे कमेंट डाल दिया करो, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। ओके, धन्यवाद।